नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी सेकंड सेमेस्टर थर्मोडायनेमिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं। आइए, लास्ट क्लास में मैंने आपको ब्राउनियन मोशन करा दी थी। इसके बाद पढ़ते हैं एस्टिमेशन ऑफ एवोगाड्रोस नंबर। देखो, एवोगाड्रो संख्या जो होती है कैपिटल एन, उसका एस्टिमेशन करना है, उसका फॉर्मूला प्रूफ करना है, मतलब है ना। तो हेडिंग डालो एस्टिमेशन, ठीक है, ऑफ एवोगाड्रोस, है ना, या एवोगाड्रोस कहते हैं, अलग अलग तरीके से प्रोनाउंसिएशन होता है इसका। तो एस्टिमेशन ऑफ एवोगाड्रोस नंबर, एस्टिमेशन का अर्थ है परिकलन, यानी गणना करना, ठीक है जी। एवोगाड्रो संख्या का परिकलन यानी एस्टिमेशन ऑफ एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है जी। देखो, इसके लिए एक डायग्राम देख लो, ठीक है जी। ये कोई चैम्बर है ना, कमरा है एक तरीके से, या वेसल कह सकते हो, ठीक है, पात्र, कोई बर्तन बड़ा जिसमें गैस भरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने गैस का एलिमेंट मान लिया, ठीक है, गैस का तत्व मान लिया। भाई सारे में गैस है, तो ये केवल ये कंसिडर किया कि यहाँ पर गैस का क्या है, ये एलिमेंट, गैस एलिमेंट, ठीक है जी। और आप मान के चल रहे हैं ये जो गैस एलिमेंट है, इसका जो लोअर सरफेस है वो h हाइट पर है, ठीक है जी। और इसके जो ये डिस्टेंस है ये dh है, ठीक है। तो अपर सरफेस की हाइट कितनी हो जाएगी, h प्लस dh, है ना। क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है। और गैस की जो डेंसिटी है वो रोह मान लेंगे, ठीक। और एक हाँ लिख देता हूँ मैं, रोह क्या मान लेंगे, लेट करके, है ना, डेंसिटी ऑफ गैस, गैस का घनत्व, ठीक है जी। देखो, एक प्रेशर तो इस तरीके से लगेगा और एक प्रेशर फोर्स, एक फोर्स ऐसे लगेगा, एक फोर्स ऐसे लगेगा, फोर्स लगेंगे ना। तो मान लो ये जो फोर्स लग रहा है चलो इधर बना लेते हैं। देखो, ये जो फोर्स लग रहा है, आप एक फॉर्मूला जानते हो, P बराबर F अपॉन A होता है, ठीक है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू A, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो हो जाएगा P इंटू A, जो ऊपर की ओर लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन नीचे वाले सरफेस पे लग रहा है, ठीक है। और ये जो फोर्स है, मान लो ये प्रेशर है P प्लस डी, तो एरिया से मल्टीप्लाई हो जाए तो फोर्स बन जाएगा। तो ये जो फोर्स है नीचे की ओर, ये है P प्लस डी प्लस A, वो इंटू A, ठीक है। A क्या है, A है एरिया, क्लियर है, इसका, इस एलिमेंट का एरिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये जो प्रेशर है ये P प्लस डी है, और ऊपर से जो प्रेशर है, ऊपर से एक्स्ट्रा प्रेशर लगता है ना, तो हो जाएगा P प्लस डी इंटू A, ठीक है जी। इसका जो वेट है वो भी तो डाउनवर्ड्स होगा, जो भार है, ठीक है, तो वो भी नीचे की ओर होगा, है ना। यहाँ तक इस डायग्राम में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, क्लियर है। तो आप एक बात सुने, मैंने आपको बताया, सारी बातें जो मैंने आपको समझाई हैं वो तो लैंग्वेज लिख ही देंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया ये कौन सा प्रेशर है, डाउनवर्ड प्रेशर, ठीक है, और ये कौन सा प्रेशर है, अपवर्ड प्रेशर। तो अपवर्ड प्रेशर है PA और डाउनवर्ड प्रेशर है डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द अपर सरफेस, ऊपर वाले सरफेस पर, इज P प्लस डी इंटू A, है ना। एंड द डाउन, ये अपवर्ड प्रेशर ऑन द लोअर सरफेस, ठीक है, इज P इंटू A, क्लियर है। और इसकी हाइट जो विड्थ है DH मान ली, तो लोअर सरफेस की हाइट है H और अपर सरफेस की हाइट है H प्लस DH। सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है जी। तो इस डायग्राम की हेल्प से इसका डेरिवेशन आपको करना है, तो ध्यान दो। देखो, साम्यावस्था में क्या बोलते हैं, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है जी। साम्यावस्था में क्या होता है, साम्यावस्था में ऊपर की तरफ जो प्रेशर है और जो नीचे की तरफ प्रेशर है वो कैसे रहेंगे, दोनों सेम प्रेशर नहीं, फोर्स कैसे रहेंगे, सेम, यानी F अपवर्ड्स वो बराबर होगा
एफ डाउनवर्ड्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है जी। तो ऊपर की तरफ जो प्रेस फोर्स है ना, वो कौन सा है? देख लो आप, पी ए है केवल ऊपर की तरफ, ये रहा ना एरो ऊपर की तरफ लग रहा है, कितना है? पी ए। और जो नीचे की तरफ फोर्स है वो है ये P प्लस डी पी इंटू ए। और साथ में वेट भी तो है भाई, वेट भी तो नीचे की तरफ रहता है डाउनवर्ड्स, ठीक है। वेट, तो वेट देख लो, वेट कितना हो जाएगा इसका भाई, देखो वेट कितना हो जाएगा, ध्यान देना। पहले मास निकाल लो, मास कितना आएगा भाई? मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुना घनत्व, ठीक है। तो घनत्व तो रो मान लिया, और आयतन देख लो, आयतन हो जाएगा भाई, इसका एरिया कितना माना? ए, तो आयतन होता है एरिया इनटू चौड़ाई, है ना, ये मोटाई जो भी, क्लियर है ना। एरिया में किसी एलिमेंट की, लेंथ वाले एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बन जाता है वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या बन जाएगा? मास, है ना, घनत्व गुना आयतन। तो ये मास हो गया, वेट निकालना है तो जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्मॉल जी से, है ना, क्योंकि डब्ल्यू बराबर होता है एम जी, एम तो ये है ना, तो इसमें जी की ओर मल्टीप्लाई कर दी बस, तो डब्ल्यू बराबर एम जी, वेट निकल गया। तो वेट कितना है? देखो पी ए बराबर पी ए प्लस डी पी इंटू ए, और प्लस वेट की वैल्यू रखो रो ए डी एच इंटू जी, ठीक है जी। पी ए से पी ए आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। तो देख लो क्या आएगा, ये आ जाएगा माइनस का डी पी ए बराबर रो इंटू ए, रो इंटू ए इंटू डी एच और इंटू जी, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा है नीचे का, ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है जी। तो कितना बचेगा ये बचेगा आपका डी पी बराबर, ठीक है, माइनस का रो इंटू जी, और इंटू में क्या है? डी एच। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसे डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है जी। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब देखो 1 मोल गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन जानते हो, तो उसे यूज करेंगे। तो लिखना आइडियल गैस इक्वेशन, वी नो दैट आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल, देखो क्या होती है, पी वी बराबर आर टी, ठीक है जी। पी वी किसके बराबर है? आर टी के। देखो यहाँ से पी क्या निकालें, एक काम करो, आप एक फॉर्मूला जानते हो, मास वो डेंसिटी बराबर घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है जी। और मास है ना, टोटल मास यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस, ठीक है। m बराबर क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, ठीक है जी। तो देखो यहाँ से v बराबर क्या आएगा? m अपॉन रो, ठीक है जी। और m बराबर क्या होता है? स्मॉल m इंटू कैपिटल N। देखो भाई, एक अणु का, एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो तो स्मॉल m है, और n क्या है? एक मोल गैस में अणुओं की संख्या, जानते हो ना, जिसे आप आवोगाद्रो संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि एक मॉलिक्यूल, गैस के एक मॉलिक्यूल का मास तो m है, और एक मोल में मॉलिक्यूल है कितने? कैपिटल N, तो स्मॉल m इंटू कैपिटल N क्या हो जाएगा? एक टोटल मास हो जाएगा गैस का, जिसे आप मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं, ठीक है। तो स्मॉल m बता दो यहाँ पे वेयर करके, स्मॉल m क्या है? मैंने बताया ये मास है ऑफ ए मॉलिक्यूल, ठीक है, एक मॉलिक्यूल का, कोई दिक्कत तो नहीं है। और कैपिटल M भी लिख देना, आवोगाद्रो नंबर, वो तो आपको पता ही है। तो V की वैल्यू रख दो, ये वाली V की वैल्यू रखी आपने m इंटू एन अपॉन रो
बराबर आर इंटू टी। रो में ऐसे कर लिया करो थोड़ा, ठीक है। ये पी है, देखो तो रो में थोड़ा ऐसे घुमा लिया करो, है ना। तो यहाँ से आप पी की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगा, रो आर टी अपॉन एम एन, ठीक है जी। इक्वेशन नंबर सेकंड। डी पी अपॉन पी निकाल लो, तो इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करो सेकंड से, तो क्या आएगा, डी पी अपॉन पी, ठीक है। डी पी है माइनस का रो इंटू जी इंटू डी एच अपॉन रो इंटू आर टी और अपॉन एम इंटू कैपिटल एन। तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। इधर देख लो, देखो अपॉन के अपॉन वाला ऊपर पहुंचेगा तो बचेगा डी पी अपॉन पी बराबर क्या आएगा, माइनस का, ठीक है, स्मॉल एम कैपिटल एन इंटू जी अपॉन आर टी और इंटू में क्या है, डी एच, ठीक है जी। ये आपका आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनो ध्यान से, आप एक बात जानते होंगे, लिख लेना, वी नो दैट, ये क्या लिखोगे आप, लिखना, मैं बोल देता हूँ लैंग्वेज यहाँ पे, है ना। क्या लिखेंगे, वी नो दैट, देखो जो प्रेशर होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में अणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है कौन, दाब, ठीक है। भाई आप देखो दाब कौन लगा रहा है, मॉलिक्यूल्स तो लगा रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार। तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे एकांक आयतन में उतना ही ज़्यादा दाब लगेगा। तो दाब जो है समानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, है ना। तो आप लिख देंगे वी नो दैट प्रेशर, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में अणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से डी पी अपॉन पी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डी एन अपॉन एन, ठीक है जी। बताओ कर सकते हो ना ऐसे, डी पी अपॉन, देखो डी पी निकालोगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, देखो ऐसा आएगा, थोड़ा सा करके बता दूं, यहाँ से ये कैसा आया, देखो P बराबर क्या आएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा K मान लो N, और DP निकालो तो K इंटू डी एन, तो DP अपॉन P निकालो, K से K कट जाएगा, DN अपॉन N ही तो आएगा, समझ गए ना। तो ये चीज़ ऐसे थी। तो देखो ये भी DP अपॉन P है और ये भी DP अपॉन P है, दोनों को बराबर रख दो, मान लो इसे थर्ड कह दो और इसे फोर्थ कह दो और फिर कह दो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, दोनों बराबर आएंगे। तो डी एन अपॉन एन कितना आ जाएगा, डी एन अपॉन एन आएगा आपका माइनस का एम कैपिटल एन जी अपॉन आर टी और इंटू डी एच, ठीक है जी। तो यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इधर का रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो इधर से मैं रफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। देखो अब ध्यान से, ठीक है, यहाँ तक आ गए ना, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दो। चलो थोड़ा यहीं लिख लो एक लाइन, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, लिख लेना आप। देखो इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन डी एन अपॉन एन बराबर माइनस इंटीग्रेशन एम एन जी अपॉन आर टी और इंटू में क्या है, डी एच। यहाँ पर एच की लिमिट आएगी, ठीक है। देखो यहाँ पर हाइट शुरुआत में 0 है और बाद में कितनी हो गई, h, तो h की डी एच था ना, तो h की लिमिट आई, और यहाँ डी एन है तो n की लिमिट आएगी। तो मान लो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n नोट है और यहाँ पे मान लो n है, तो हो जाएगा n नोट अपॉन n, और वेर करके लिख देना। n क्या है, मैंने बता दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, h एट h हाइट पर, और n नोट क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम एट बॉटम, है ना, सतह पर, ठीक है जी। तो देखियो आप एक बार देखें, डी एन अपॉन एन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, log n हो जाएगा, नहीं log e बेस पर n, और लिमिट है n नोट से n बराबर, देखो यहाँ से कांस्टेंट हैं सारे, ये एम एन जी अपॉन आर टी सब बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा
डी एच केवल अंदर है ना, माइनस तो यही बाहर, डी एच का एच हो जाएगा जब इंटीग्रल करोगे, क्योंकि डिफरेंशियल और इंटीग्रल खत्म हो जाएंगे, लिमिट है 0 to h। तो ये बचेगा देखो log n माइनस log n नोट, ठीक है, ई बेस पे है, और बराबर में माइनस का एम एन जी अपॉन आर टी, और इंटू में क्या आ गया एच, एच माइनस 0 आएगा, एच ही लिख दो डायरेक्ट, और ये हो जाएगा log, ये माइनस इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा log ई बेस पर n नोट माइनस log ई बेस पर n, ठीक है जी। और माइनस तो इधर चला गया, तो बराबर में तो यही बच रहा है एम एन जी एच भी लिख लो चलो, और अपॉन में आर टी, ठीक है जी। एन नोट अपॉन एन हो जाएगा ये log वाला जो है, क्लियर है ना। तो चलो इधर से रफ कर देते हैं, देखो ध्यान दो, ये हो जाएगा log ई बेस पर एन नोट अपॉन एन बराबर, ये हो जाएगा एम एन जी एच अपॉन आर टी, ठीक है जी। तो यहाँ से आप देखो एक काम कर लें, ये इधर जाएगा तो ई की पावर में हो जाएगा, नहीं ई की पावर में, ठीक है ना। इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 5, शायद इसकी जरूरत पड़ जाए। तो ये बताओ, ये बचेगा एन नोट अपॉन एन बराबर क्या बचेगा, ई की पावर, है ना, लोग इधर जाता है तो ई की पावर बन जाती है, तो ई की पावर क्या बचेगा एम, ये सारा पावर में आ जाएगा, ठीक है। दोनों साइड पलट दो, एन की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो ये साइड पलटी तो ये साइड अपॉन में आ जाएगी, और अपॉन में आएगी तो माइनस की पावर ऊपर ले जाके हो जाएगी, ठीक है जी। तो एन की वैल्यू निकल गई यहाँ से, एन नोट इधर चला गया, ई की पावर माइनस का एम एन जी एच अपॉन आर टी, ठीक है जी। तो एक इक्वेशन आपको ये मिल गई, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। और फिर आपको ये तो मिल गया आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, लिख देना, इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, एकांक आयतन में अणुओं की संख्या। अब एक बात और सुनो, आपको तो एवोगैड्रो नंबर निकालना है, एन, कैपिटल एन। देखो कैसे निकलेगा, इसे उठा लो, यहाँ से निकल जाएगा, देखो क्या आएगा, आर टी इधर पहुँचा दूँ और एम जी एच अपॉन में आएगा, तो देखो आर टी इधर गया और एम जी एच, ठीक है, ये सारा इधर चला गया, और ये है ही log ई बेस पर एन नोट अपॉन एन बराबर आ गया कैपिटल एन, ठीक है। तो कैपिटल एन की वैल्यू एक तो यही आ गई, इसे बस थोड़ा सही से लिख लो, ठीक है, आर टी log ई बेस पर एन नोट अपॉन एन अपॉन एम जी एच, ठीक है। एक तो एवोगैड्रो नंबर का डेरिवेशन ये आ गया है, और जो मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पे इफेक्टिव मास रखेंगे, क्योंकि एक बार बताऊँ आपको, जो मास है मतलब जो डेंसिटी है वो हाइट के साथ साथ बदलेगी पता है ना जैसे किसी गैस में या वायुमंडल में होता है ना, हाइट के साथ साथ प्रेशर चेंज होता है, ऐसे ही किसी लिक्विड में, जैसे मान लो ये एक्सपेरिमेंट तो गैस के लिए चल रहा है, लेकिन जो आप देखें, जो एवोगैड्रो नंबर है, आप मान लो किसके लिए निकाल रहे हैं, कोई कोलाइडल सोल है, कोलाइडल सॉल्यूशन है ना, कोलाइडी विलियन, और उसमें किसी पार्टिकल के लिए आप कर रहे हैं तो बात सिमिलर होती है, यानी किसी गैस के भीतर जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो कौन चेंज होता है बताओ, प्रेशर चेंज होता है, पता है ना। इसी प्रकार किसी लिक्विड में जैसे जैसे आप हाइट चेंज करेंगे, वैरी करेंगे, बढ़ाएं या घटाएं, कुछ भी करें, तो डेंसिटी भी चेंज होगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अपने शब्दों में लिख भी सकते हो कहीं को, तो डेंसिटी चेंज होती है किसके साथ साथ, हाइट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हाइट बदल रही है, हाइट वेरी हो रही है, तो जो इफेक्टिव मास है, जब डेंसिटी चेंज होगी तो मास भी चेंज होगा, तो जो इफेक्टिव मास है वो हो जाएगा आपका m बराबर वॉल्यूम इनटू
रो माइनस रो डैश, ठीक है जी। और मैं आपको बता दूं जो रो है वो डेंसिटी है पार्टिकल की, ऑफ पार्टिकल, ठीक है जी, क्लियर है। रो क्या है, डेंसिटी है पार्टिकल की। पार्टिकल जैसे कोलाइडी विलियन में सॉल्यूशन में कोई पार्टिकल है ना, किसी हाइट पर, उसकी डेंसिटी है ये रो। और रो डैश क्या है, ये डेंसिटी है लिक्विड की, ठीक है, जिसमें वो पार्टिकल है। तो इफेक्टिव इतना हो जाएगा इफेक्टिव मास, आप इसकी वैल्यू रख दो 100, n बराबर क्या हो जाएगा आर टी लोग ई बेस पर है एन नोट अपॉन एन और अपॉन वी रो माइनस रो डैश इंटू जी एच। और वेयर करके बता दो, वेयर वी क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है, किसका, पार्टिकल का, यानी v बराबर 4/3 पाई ए क्यूब, ठीक है, ऐसे कह दो। और लिख देना वेयर करके, ए क्या है, रेडियस, ए है रेडियस किसकी, पार्टिकल की, ठीक है जी। ए क्या है, रेडियस है पार्टिकल की। तो ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है यही आपका फॉर्मूला है, ठीक है जी। तो इसके नीचे लिख देना बस, इट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द एवोगैड्रोज नंबर, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर को फाइंड करने के लिए ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, यानी ये हमें फॉर्मूला प्राप्त करना था। और इससे आप वैल्यू कैलकुलेट करके जब देखी गई तो कितनी मिली, 6.8 इंटू 10⁻23, ठीक है जी। n बराबर है ना इतने मोल, ठीक है जी, इतने मॉलिक्यूल्स के नंबर है ना ये, तो इतने मॉलिक्यूल्स मिले हैं ना, कर लो है ना। तो इसका मतलब है, और एक्चुअल वैल्यू क्या होती है 6.023 इंटू 10⁻23, क्लियर है। तो ये आपका एस्टिमेशन ऑफ एवोगैड्रोज नंबर का डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो इसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे हम, है ना। इस चैप्टर में जो भी न्यूमेरिकल थे जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, पुराने वर्षों के प्रश्न पत्रों में आए हुए हैं, उन न्यूमेरिकल्स को हम करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालो न्यूमेरिकल्स, है ना, रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड होंगे न्यूमेरिकल्स, सबसे ज़्यादा जो न्यूमेरिकल हैं वो VRMS से रिलेटेड है ना। तो आप हेडिंग डालो न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द रूट मीन स्क्वायर स्पीड, यानी VRMS, ठीक है। और हेडिंग में कॉमा लगा और भी चीज़ें लिख देंगे, देख लेंगे पहले कौन कौन से न्यूमेरिकल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल्स जो हमें करने हैं वो, ठीक है, किससे रिलेटेड होंगे, VRMS से। तो देखो कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने चिन्हित किए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं, ठीक है। तो देखो इनमें एक न्यूमेरिकल आपके सामने होगा, ठीक है, स्क्रीन पर पढ़ें इसे। क्या कहा, देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है फाइंड आउट द RMS स्पीड, क्या निकालना है, RMS स्पीड निकालनी है कोलाइडल पार्टिकल्स की, है ना, यानी कोलाइडी कणों की, ठीक है जी। तो मान लो VRMS होता है तो ऑफ मोलिकुलर वेट, देखो कोलाइडल पार्टिकल्स जो है ना उनका मोलिकुलर वेट दे रखा है, ठीक है जी, ये तो निकालना है। और उनका मोलिकुलर वेट दे रखा है, यानी m कितना 3.2 इंटू 10⁵। और फिर कहा इफ दैट ऑफ एन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 1000 मीटर पर सेकंड, यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए यह दैट मानी वह कितना है, वह कितना, मतलब इसी की बात हो रही है, ठीक है। तो वह कितना दे रखा है, VRMS किसके लिए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है, 2 मान लूँ तो इसे 1 मान लो, वो कितना दे रखा है 1000 मीटर पर सेकंड, समझ गए ना। वह करके दे रखा है दैट मतलब वह मतलब जो इसके लिए निकालना है कोलाइडल पार्टिकल्स के लिए, वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के लिए दे रखा है 1000 मीटर पर सेकंड। और आपसे क्या कहा, तो फिर आप इसे m1 मान लो क्योंकि ये कोलाइडल पार्टिकल के लिए है, और
M2 आपको ज़रूरत पड़ेगी, है ना, लेकिन M2 तो आपको खुद ही पता होता है। तो आपसे क्या कहा, ठीक है, फाउंड आउट, दोबारा पढ़ लो, फाइंड आउट द RMS स्पीड, RMS स्पीड ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। तो इसका मतलब VRMS 1 हमें निकालना है कोलाइडल पार्टिकल्स की RMS स्पीड। और फिर कहा ऑफ मोलिकुलर वेट, तो इसका मतलब मोलिकुलर वेट दे रखा है कोलाइडल पार्टिकल्स का, इतना दे रखा है। तो इसने कहा हाइड्रोजन के यदि वह मतलब VRMS कितनी है 1000, ठीक है, तो आपको ज्ञात करना है। ठीक है जी। तो देखो फॉर्मूला होता है, आप एक फॉर्मूला जानते हो, फ्रॉम VRMS बराबर मैंने कराया था, फॉर्मूला था √3RT अपॉन m। ठीक है जी। यहाँ mm की बात हो रही है, तो VRMS देखो क्या आ जाएगा, VRMS 1, और सारी चीज़ें सेम होंगी, 3RT अपॉन m1 ना आ जाएगा। ठीक है, T की बात नहीं की तो वो सेम रहा होगा। और VRMS 2 कितना आएगा, क्या आ जाएगा, 3RT अपॉन m2। यदि आप इन्हें डिवाइड कर दो, ठीक है, इन्हें डिवाइड करके देखो, यदि आप इन्हें डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको, इधर देख लो, तो ये मिलेगा VRMS 1 अपॉन VRMS 2 बराबर, देखो √3RT तो कट जाएगा, तो ये बचेगा 1 अपॉन √m1 और 1 अपॉन √m2। ठीक है भैया, √3RT तो कट जाएगा ना, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा VRMS 1 अपॉन VRMS 2 बराबर √m2 अपॉन m1। ठीक है, अब मैंने फॉर्मूला बना के दिखा दिया आपको, तो यही फॉर्मूला आपको डायरेक्ट लगाना है अब न्यूमेरिकल्स में, जब भी इस टाइप का न्यूमेरिकल आए। ठीक है, क्लियर है। तो देखो m1 दे रखा है, m2 जो होगा ना वो हो जाएगा मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन, मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है जी, हाइड्रोजन गैस है शायद, ठीक है जी। तो देखो क्या हो जाएगा, दे रखा है कि मोलिकुलर वेट हाइड्रोजन का, ठीक है, दे नहीं रखा, बल्कि हमें खुद ही पता होना चाहिए। ठीक है, देखो मोलिकुलर वेट हाइड्रोजन का ना भी दे तो भी हमें याद होना चाहिए, पता है क्या होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो 1H1 होता है हाइड्रोजन, है ना, 1H1, और ये हाइड्रोजन गैस है, तो 1H1 यानी ऊपर वाला होता है 1, मतलब मोलिकुलर वेट ऊपर वाले तो होता है 1H1 के ऊपर का जो है, ठीक है, ये वाला, तो ये हाइड्रोजन गैस है तो 2 हो जाएगा, तो m2 बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो बस वैल्यू रख दो, VRMS 1 अपॉन VRMS 2 दे रखा है 1000, और ये √m2 कितना है, m2 ये रहा 2, और m1 कितना है, ये रहा 3.2 × 10⁵। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन वगैरह तो आपको ही करनी है और करनी भी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका VRMS 1 कितना आएगा, 2.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, कर लेना इसे, कर लोगे ना, कैलकुलेशन तो आप खुद कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो थोड़ी सी करके बता दो, जब भी मैं पॉइंट हटाओगे 0 आएगा, है ना, और ये 2 से काट लो 16। ठीक है जी, तो कैलकुलेशन में इसके करके दिखा रहा हूँ, आगे से हर न्यूमेरिकल की आप कर लेंगे, ऐसा है ना, मुझे विश्वास है। तो बचेगा देखो 16 × 10⁴। ठीक है, तो बाहर निकालोगे तो 16 का 4 हो जाएगा, और 10⁴ का 10⁵2 हो जाएगा, जिसे आप 100 लिख सकते हो। तो 1/400 आया, तो देखो कितना आएगा, ये हो जाएगा 0.25। ठीक है ना भाई, क्या करा है हमने, ठीक है। और देखो ध्यान देना, 4 से भाग करो 1 को, तो क्या आएगा 0.25 तो आएगा, और ऊपर 1000 ये अपोन वाला इधर चला गया,
और अपॉन में 100 है, 2 जीरो कट गई, तो यह 0.25 इंटू 10 तो कितना आ गया 2.5। कर लोगे ना। तो कैलकुलेशन में तो मैं करूँ तो व्यर्थ का समय ही नष्ट होगा, है ना, क्योंकि ये खुद चीज़ें आप कर सकते हो, जोड़ घटा गुना भाग ही रहता है। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लेना। ठीक है, तो एक पेज छोड़ देना न्यूमेरिकल करने से पहले, एक खड़ा पेज है ना, और जो भी फॉर्मूले आपके इसमें यूज हो रहे हैं उन सबको फिर एक साथ लिख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन कहीं कहीं बीच बीच से उठा रखे हैं मैंने जो आपके आए हुए हैं, है ना, तो क्रम वगैरह ना देखें आप, यहाँ पे हमारे क्रम के अनुसार चलें बस। देखो एक क्वेश्चन ये है, आपके स्क्रीन पे सामने होगा, क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ो, फाइंड द आरएमएस वेलोसिटी। आपसे क्या निकलवा रहा है, आरएमएस वेलोसिटी निकलवा रहा है। ठीक है, आरएमएस स्पीड कह दो या वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के लिए, और टेम्परेचर दे रखा है आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर को बदल दो, 20 + 273 हो जाएगा, तो T बराबर आएगा 273, 283, 293 केल्विन। और फिर कहा मोलिकुलर वेट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मोलिकुलर वेट दे रखा है। ठीक है जी, कितना है ये 28। ठीक है जी, और R बराबर दे रखा है। एक बात और सुनो, R ना भी दे तो भी आप याद रखना 8.31 × 10⁻³ है ना। इसकी यूनिट दे रखी है जूल पर किलो मोल और इंटू केल्विन, वो डिग्री। ठीक है जी, जूल पर किलो मोल इंटू डिग्री। आर दे रखा है और एम दे रखा है, टी दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो वी आर एम एस बराबर, आप बताओ क्या हो जाएगा, फॉर्मूला जानते हो, √3RT/m। आर दे रखा है, टी दे रखा है, केल्विन में रखते हैं, और एम दे रखा है 28। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसका आंसर कर लेना कैलकुलेट, मैं आपको बता देता हूँ, 511 आएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, 511 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत तो नहीं है, कर लोगे ना इसे। तो 511 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी, इसके बाद देखो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो कहाँ को है, मतलब आपको तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं देख लेता हूँ। देखो ये रहा बड़ा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए दे रखी है। ठीक है, तो CRMS, वो VRMS, इस बुक में C से डिनोट कर रखा है। तो VRMS किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए कितना है 460। ठीक है जी, मीटर पर सेकंड। और टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है। ठीक है, तो टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़े शायद। तो कैलकुलेट द RMS स्पीड ऑफ हीलियम एंड आर्गन मॉलिक्यूल्स एट 40 डिग्री सेल्सियस। आपको हीलियम की, है ना, और आर्गन मॉलिक्यूल्स की स्पीड निकालनी है इस VRMS। तो VRMS यहाँ CRMS लिख रहा है, देखो है ना, वो RMS लिख रहा है। तो RMS का मतलब है रूट मीन स्क्वायर, है ना, शॉर्ट में लिखा है ना। तो VRMS निकालना है किसके लिए, हीलियम के लिए। ठीक है, ये ऑक्सीजन है, और आर्गन के लिए, ऑक्सीजन है तो O2 कह दो, गैस है ना। और आपको VRMS निकालना है किसके लिए, आर्गन के लिए। ठीक है जी, आर्गन जानते हो ना। और मॉलिक्यूलर वेट दे रखे हैं आपको ऑक्सीजन का। ठीक है जी, कितना है ऑक्सीजन का, है ना, ऐसे कह दो, M किसका, O2 का। तो ये तो पता ही होता है, 8 और 16 होता है, तो 16 तो नहीं 32। ठीक है जी, ना भी दे तो पता होना चाहिए। और मॉलिक्यूलर वेट आर्गन का दे रखा है ना, 18 AR होता है, 18 AR 40 पढ़ा है ना। तो ये तो मोनो एटॉमिक है, तो 40 का 40 ही रहेगा।
और फिर देखो आपको दे रखा है हीलियम का। हीलियम गैस आप जानते हो है ना, 2He4, तो इसका कितना हो जाएगा 4। कोई दिक्कत तो नहीं है, जो जो दे रखा है और जो जो मतलब हमें निकालना है हमने लिख लिया है। तो 1 मिनट रुकिए जरा, क्या हो रहा है इसमें। ठीक है जी, देखो एक चीज़ और है कि जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑक्सीजन की दे रखी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे दे रखी है ना, कहाँ, एट 0 डिग्री सेल्सियस। और ये दोनों जो आपको फाइंड करनी है वो करनी है आपको 40 डिग्री सेल्सियस पर। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो तो देखो हम पता क्या करेंगे, पहले ऑक्सीजन की रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकाल दो 40 पर, फिर आसान हो जाएगा न्यूमेरिकल, है ना। देखो कैसे, पहले ऑक्सीजन की निकाल दो 40 पर, है ना। तो VRMS है ना, मैं लिख देता हूँ VRMS फॉर ऑक्सीजन O2। ठीक है, ध्यान देना। अब तो आप एक फॉर्मूला जानते हो, VRMS जो है अंडर रूट टी के कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नहीं पढ़ाया था ये तो देखियो VRMS 1 अपॉन VRMS 2 बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट T1 अपॉन T2 आ जाएगा नहीं इस फॉर्मूले से। ठीक है भाई, VRMS 1 निकालोगे तो अंडर रूट T1 आएगा, है ना, या प्रोपोर्शनलिटी साइन डालोगे तो K अंडर रूट T1, VRMS 2 निकालोगे तो K अंडर रूट T2, भाग करो तो यही आएगा। जैसे अभी मोलिकुलर वेट के लिए बना के बताया था फॉर्मूला, ऐसे ही एक फॉर्मूला आप ये वाला भी याद रखेंगे। ठीक है जी, अब देखो ध्यान देना, इस फॉर्मूले में जो पहली स्पीड है वो तो है हमारी 0 पे, और जो दूसरी स्पीड है ऑक्सीजन की वो है 40 पर, जो हम निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, और पहला टेम्परेचर 0 है, तो देखो T1 बराबर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, तो 273 केल्विन, और T2 कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, तो 40 प्लस 273 कितना हो जाएगा, है ना, 313। ठीक है, 313 केल्विन। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप T1 की और T2 की वैल्यू पुट कर दो बस। तो T1 की वैल्यू है 273, T2 की वैल्यू है 313, और VRMS है ना 0 डिग्री सेल्सियस पर दे रखा है 460। ठीक है, तो VRMS 40 वाला निकाल दो, इसे इधर पहुँचा दो, इसे इधर ले जाओ। तो देखो VRMS 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना है, ऐसे लिख लो। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर है 460, तो इसकी वैल्यू रख दो 460, और 460 गुना में इसे इधर ले जाओ, अंडर रूट 313 बटे 273, और बराबर में आ जाएगा VRMS 40 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, कैलकुलेट कर लेना, 492.5 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, तो VRMS जो आएगा आपका 40 डिग्री सेल्सियस पर वो आएगा 492, इसे कैलकुलेट करके 0.5 डिग्री वो मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्योंकि ये 460 क्या था, मीटर पर सेकंड, और स्पीड की तो वैल्यू यूनिट यही होती है मीटर पर सेकंड। तो आपने ऑक्सीजन के लिए निकाला है ना 40 डिग्री सेल्सियस पर स्पीड, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमें निकालना क्या है, VRMS निकालना है किसके लिए, एक तो हीलियम के लिए और एक आर्गन के लिए। ठीक है, तो देखो कंपैरिजन करते हुए एक फॉर्मूला लगा लो। अब इधर से रफ कर दूं, ठीक है, एक इधर का स्क्रीनशॉट ले लो, या जरूरत पड़ेगी मुझे तो मुझे केवल इसकी जरूरत है ना, बाकी ऊपर का मैं रफ कर देता हूँ। देखो ध्यान दो, हीलियम के लिए कर लो पहले, है ना, फॉर हीलियम यानी He। देखो भाई VRMS है ना, हीलियम के लिए निकालना है, और कंपैरिजन वाला फॉर्मूला लगा दो। एक फॉर्मूला आप जानते हो, पहले लिख लो फॉर्मूला, ये था ना, मोलिकुलर वेट दे रखे हैं इसके
है ना इन सब के। तो मोलिकुलर वेट के टर्म्स में क्या था फॉर्मूला, m2/m1, ये फॉर्मूला लगा रहे हो आप। और 1 की जगह क्या लिख रहे हो, हीलियम, 2 की जगह क्या लिख रहे हो, ऑक्सीजन से कंपैरिजन कर रहे हैं, है ना 40 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है O2, ठीक है जी। और ये हो जाएगा हीलियम के लिए, है ना नीचे, और ऑक्सीजन के लिए ऊपर, ठीक है ना। बस जो यहाँ वो यहाँ, है ना जो यहाँ वो यहाँ, क्लियर था ना। फॉर्मूला चाहे लिख भी लेना पहले 1 में और 2 में, है ना 1 और 2 के पदों में। तो VRMS HE निकालना है आपको, तो अंडर रूट मोलिकुलर वेट ऑक्सीजन के लिए कितना है 32, हीलियम के लिए कितना है ये रहा 4, और गुना VRMS O2 के लिए कितना है ये रहा 40 डिग्री सेल्सियस पर है, निकालने हैं तो 40 डिग्री सेल्सियस पर ही ये लेना पड़ेगा, ठीक है। कितना है 492, जीरो पे तो 460 था, 492.5, ठीक है। 4 8 32, तो अंडर रूट 8 यानी 2 अंडर रूट 2, और गुना 492.5, ठीक है। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। हीलियम के लिए आप करोगे, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 1393 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हीलियम के लिए आ गया है। इसी प्रकार आप किसके लिए कर लो, आर्गन के लिए, ठीक है जी। तो आर्गन के लिए कर देते हैं, है ना। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आर्गन के लिए करोगे तो हीलियम की जगह क्या आ जाएगा, केवल आर्गन, यहाँ भी हीलियम की जगह क्या आ जाएगा आर्गन, ठीक है। आर्गन की और ऑक्सीजन के कंपैरिजन करते हुए, तो आर्गन के लिए निकालना है, तो ये वैल्यू बदल जाएगी बस, ठीक है। MO2 है ना, तो MO2 हो जाएगा 32, है ना, तो ऊपर तो 32 ही रहेगा। और आर्गन के लिए कितना है M 40, तो बस यहाँ 40 आएगा और कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है जी। तो इसकी भी कैलकुलेशन आप कर लेंगे, है ना, बिल्कुल उसी के जैसे तो है जैसे हीलियम के लिए था। तो इसका भी मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा आपका 440 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। तो ये न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट हुआ। आपको आर्गन और हीलियम के लिए रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी थी, वो भी 40 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं, चलो फिर कौन सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है जी। 3 न्यूमेरिकल हो गए हैं। देखो इसके बाद 4th न्यूमेरिकल आपके सामने होगा स्क्रीन पर, ठीक है जी। देखो लिखा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन है ना, यानी स्थानांतरीय रेखीय गति ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के लिए कितने दे रखी है 5.65, है ना 5.65 दे रखी है। तो और 0 डिग्री सेल्सियस पे दे रखी है। तो देखो T बराबर तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना हो जाएगा 273 केल्विन, ठीक है जी। और गैस कांस्टेंट दे रखा है R, ठीक है जी। और क्या कहा ट्रांसलेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल, है ना, ऑफ ए मॉलिक्यूल, ऑफ ए मॉलिक्यूल, एक अणु की कितनी है 5.65 इंटू 10⁻⁻21 जूल, ठीक है जी। और R दे रखा है, R तो आपके याद होना चाहिए, मैंने बताया 8.31 इंटू 10⁻³ होता है, लेकिन ये यूनिट चेंज करके दे रखा है, तो इसमें 8.31 के बाद 10⁻³ की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये दे रखी यूनिट जूल पर मॉल केल्विन, ठीक है। वहाँ पे यूनिट अलग थी, आप देखा, तो कोई सी एक यूनिट में आप याद रख लेना। आप देखो ध्यान देना, आपको निकालना क्या है, हाँ एवोगैड्रो नंबर निकालना है, n बराबर वॉट, ठीक है जी। तो n बराबर वॉट, तो आप एक फॉर्मूला जानते हो, इसने क्या कहा ऑफ ए मॉलिक्यूल, ठीक है। तो किसी मॉलिक्यूल के लिए निकालना है, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है
वो आप एक फॉर्मूला जानते हो, कितनी होती थी, 3/2 kT होती थी नहीं एक मोलिक्यूल के लिए, ठीक है, और 3/2 RT होती थी पूरी 1 मोल गैस के लिए। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल, वही ट्रांसलेशनल वाली, कितनी होती थी 3/2 kT एक मॉलिक्यूल के लिए, है ना, और पूरी गैस के लिए 3/2 RT होती थी, पढ़ाया था ना मैंने। ठीक है, तो उसमें डेरिवेशन था ये, आपको याद हो तो ये आपका फॉर्मूला है जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसी मॉलिक्यूल की दे रखी है, कितनी दे रखी है, ये रही। ट्रांसलेशनल एनर्जी वही एक ही बात है, इसके आगे एवरेज भी तो लिखा है, हाँ, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन पूरा ऐसा लिख रखा है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल इस तरीके से दे रखा है, ठीक है जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो ये यही तो है कितना है 5.65 × 10⁻⁻21 और 3/2 k को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, R/N लिख सकते हो ना, याद है ना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला। तो साइड में लिख दो, बिकॉज k बराबर क्या होता है R/N बराबर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहाँ से R की वैल्यू रख दो, T की रख दो, N की निकाल लो। तो 5.65 × 10⁻⁻21 3/2 R की वैल्यू रखो 8.31 है और N आपको निकालना है, T दे रखा है 273, ठीक है। तो N की वैल्यू यहाँ से निकाल लेना, कैलकुलेट कर लेना कितनी आएगी, ठीक है। ये तो याद रखने की जरूरत नहीं है, कितनी होती है 6.023 × 10⁻23 होती है, ठीक है। बस यहाँ पे 3 हटा रखा है, 6.023 3 नहीं लिख रखा है बस, पर मोल, ठीक है। N की वैल्यू ये आएगी, है ना। तो कैलकुलेट मत करना बस, है ना, N निकाल के N इधर पहुँचाना, इसे बटे में ले जाना और डायरेक्ट लिख देना, क्योंकि N की वैल्यू तो इतनी होती ही है, तो इसमें कैलकुलेशन करके तो टाइम खराब करना है, ठीक है जी। देखो इसके बाद देखो, है ना, 5th न्यूमेरिकल आपके सामने होगा। तो 5th न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड, है ना, आपको रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी है, और किसकी, ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, गैस के अणुओं की, ठीक है। विच हैज डेंसिटी, आपको डेंसिटी दे रखी है यानी घनत्व, तो आपको निकालना क्या है VRMS, ठीक है जी। और आगे कहा डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी यानी रोहो, ठीक है। तो रोहो बराबर लिख लो, कितना है 1.24 × 10⁻⁻2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है जी। टेम्परेचर दे रखा है T 273 केल्विन और प्रेशर दे रखा है, ठीक है, P बराबर 1.00 × 10⁻⁻2 एटमोसफेयर, ठीक है जी। आप याद रखना एटमोसफेयर जो है वायुमंडल, एक वायुमंडल होता है किसके बराबर 10⁵, है ना, या ऐसे लिख सकते हो 1 × 10⁵, ठीक है। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वैसे यूनिट होती है SI यूनिट, पास्कल जिसे कहते हैं, दाब की, है ना, प्रेशर की, ठीक है। और R आपको गिवन है, ना भी दे तो आपको पता है क्या होता है 8.31 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है, याद रखना इस यूनिट के साथ, आप इसकी वैल्यू याद रखना, R बराबर 8.31 है ना जूल पर मोल केल्विन। तो आपसे क्या कहा आपको रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो आप निकाल देंगे कैसे, एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था VRMS का, बल्कि क्या पढ़ाया था 3P/D, D या रो आप कह सकते हो, वो मैंने पढ़ाया होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट लिख लेना यहाँ से, पता नहीं शायद इसका डेरिवेशन ना हो इस बार, है ना। तो ये फॉर्मूला लिख लेना 3P/D, D मतलब रो, यहाँ पर डेंसिटी को किससे डिनोट करेगा, रो से। तो ये फॉर्मूला लिख लेना, एक फॉर्मूला होता है, आपने यहाँ भले ही ना पढ़ा हो, रो क्या है डेंसिटी और P क्या है प्रेशर, आपको VRMS कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपको देखो T दे तो रखा है, लेकिन इस एटमॉस्फेयर को आप किसमें बदल लेंगे, इसमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो 1 × 10⁻⁻2 है, 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दो तो 10⁻³ आ जाएगा, और ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
ठीक है। तो पी की वैल्यू रखना, रो की वैल्यू रखना, सारी एसआई यूनिट है और 3 तो 3 है, तो यहाँ से VRMS आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा 494। कर लोगे इसे मीटर पर सेकंड, ठीक है। इस न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और फिर आप आगे देखें, इसने नीचे ये और कहा कि आइडेंटिफाई करो गैस को, है ना। गैस को आइडेंटिफाई करने का मतलब है मोलिकुलर वेट निकाल दो, पता चल जाएगा कौन सी गैस है। तो आप जानते हो 3RT/m। तो देखो VRMS तो आपने यहाँ से निकाल लिया 494, R आपको दे रखा है और जो T है वो भी दे रखा है। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके आप m की वैल्यू निकाल देना, जो कि आएगी 27.9 ग्राम पर मोल, है ना, यानी कि लगभग 28। और 28 आपको पता है मोलिकुलर वेट होता है नाइट्रोजन का, ठीक है। तो आपने पहचान कर ली कि गैस कौन सी है, डाई एटॉमिक गैस है और जिसका नाम क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है। और देखो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये वाला, यहाँ पे RT की जगह रख दो PV, ठीक है। तो RT की जगह PV रख दोगे तो ये हो जाएगा VRMS बराबर 3PV/m, ठीक है। और ये जो V है ये m/v रोना बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा VRMS बराबर क्या होता है 3p/ρ, ठीक है। RT की जगह PV रखा और V/ में चला गया तो ये बन गया √3p, m/v होता है ρ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अलग नहीं है, वही फॉर्मूला है, लेकिन मैंने यहाँ तक कराया नहीं था, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस है आपकी, ये पहचान हो गई। 28 इसका वो है मोलिकुलर वेट, डाई एटॉमिक गैस है। और VRMS बराबर √3p/ρ कैसे आया, ये बात भी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ।